ये कहानी अनिल की है। अपने भैया भाभी के टोने टोटकों से परेशान होकर जब उसने नया घर लिया तो भी उसकी जिंदगी में चैन नहीं आया, क्योंकि उसके भैया भाभी ने गांठ बांध ली थी कि अनिल और उसके परिवार को बर्बाद कर देना है। और शायद इसीलिए उन्होंने अनिल के नए घर के बाहर कीलें ठोककर उसका घर प्रेतों के हवाले कर दिया। और पिछली रात उस टोटके का भरपूर असर भी दिखा, पर खेल तो अभी शुरू हुआ था। क्योंकि अगले दिन ताऊ जी के साथ जब वो पड़ोस वाले गांव पहुंचे तो वहां के पंडित जी से मिल नहीं पाया। इसलिए हताश होकर अनिल ने कहा, मैं एक काम करता हूँ, मैं बस लेकर अभी लौट जाता हूँ। कल सुबह 5 बजे की पहली बस पकड़कर मैं वापस यहाँ आ जाऊंगा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा। तो अनिल आश्रम से सीधे बस अड्डे पर पहुंच गया, पर जैसे ही वो टिकट कटाकर बस के अंदर गया उसका शरीर ठंडा पड़ गया, क्योंकि उसके ठीक सामने की सीट पर उसे अपनी भाभी बैठी हुई दिख रही थी। अनिल का पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी भाभी यहां तक कैसे पहुंच गई, पर वो इतना जरूर जानता था कि अगर वो इस बस में रुका तो उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाएगी। पर इससे पहले कि वो उस बस से उतर पाता, बस चल पड़ी। अनिल घबराया हुआ खड़ा ही था कि कंडक्टर उससे बोला, भाई साहब सीट पर तो जाकर बैठो। हाँ, बैठता हूँ। तो अनिल घबराता हुआ उस सीट पर जाकर बैठ गया जिसके ठीक पीछे उसकी भाभी बैठी थी। और अजीब बात तो यह थी कि उस पूरी बस में बस एक वही सीट खाली थी। सीट पर बैठने के बाद अनिल पूरे वक्त घबराया हुआ था। उसे उसके परिवार की चिंता खाए जा रही थी, और तो और अपने पीछे भाभी के बैठे होने के कारण वो यही सोच रहा था कि उस पे और उसके परिवार पर कौन सा संकट आने वाला था। खैर, कुछ घंटों बाद जब गाड़ी बस अड्डे पर रुकी तो अनिल भागकर गाड़ी से बाहर निकल आया। तभी वहां खड़े कंडक्टर ने कहा, कमाल है ना भाई साहब, आज तो अजीब ही कुछ हुआ है। हाँ? मतलब मैं समझा नहीं। अरे आज आपके अलावा कोई सवारी ही नहीं मिली हमें। ऐसा पहली बार ही हुआ है हमारे साथ। क्या? ये क्या बोल रहे हो? पूरी बस तो भरी थी। अच्छा, पूरी बस भरी थी? भाई साहब कुछ गलत चीज तो नहीं खा लिया आपने? पूरे बस में आज आपके अलावा कोई था ही नहीं भाई साहब। अरे क्या बकवास कर रहे हो? मैंने अपनी आंखों से लोगों को अंदर बैठते हुए देखा था। अच्छा, जाओ आप एक बार बस में देख कर आना, कितने लोग हैं। कंडक्टर की बात पर अनिल वापस बस के अंदर चला गया, पर अंदर जाने पर उसे एक और झटका लगा। पूरी की पूरी बस खाली थी, पर उसकी भाभी अब भी उसी सीट पर बैठी हुई थी और उसे देखकर हंसे जा रही थी। घबराता हुआ अनिल जब दोबारा बस के बाहर निकला तो कंडक्टर ने बोला, हाँ भाई, मिल गए लोग। भैया, बस तो खाली है पर अंदर एक औरत है। अच्छा, पहले कह रहे थे कि बस भरी है, अब कह रहे हो कि अंदर एक औरत है। क्यों पागल कर रहे हो भाई साहब? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात मानो, अंदर वो बैठी हुई है। भाई साहब, ऐसा है कि सुबह से वैसे भी कुछ खास कमाई नहीं हुई है, तो अब मुझे माफ करो और आप अपने घर को निकलो। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप चलकर देखिए अंदर। अपना मन मार के जब कंडक्टर अनिल के साथ बस के अंदर आया तो उसने बोला, भाई साहब, हो गया आपका? अरे वो तो आप इसी गांव के हो, तो मैं कुछ नहीं कह रहा, पर मेरा और वक्त बर्बाद मत करो। अरे वो सामने ही तो बैठी है, वो सामने की सीट पर। अरे नहीं है इस बस में कोई, कितने बार कहूं? अब जाओ यहां से। अनिल को उसकी ये बात अजीब तो लगी, पर उसे ये समझते देर नहीं लगी कि ये सब उसकी भाभी का ही खेल चल रहा था। तो वो सीधे अपने घर की ओर निकल गया, पर रास्ते में चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, कोई ऐसा जिसने पांव में पायल पहन रखी हो। पर पलटकर देखने पर उसे वहां कोई नहीं दिखा, पर हाँ,
काली सी बिल्ली जरूर बैठी हुई दिखी। तो वो उस पायल की आवाज को अपना वहम समझकर वहां से आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसे कुछ अजीब सा दिखा। वहां जो बिल्ली बैठी थी उसकी परछाई बिल्लियों जैसी ना होके किसी औरत जैसी थी। ये देख के अनिल के होश उड़ गए। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसका सामना छलावे से हो चुका है। छलावा वो शक्ति होती है जो अक्सर अपना रूप बदल के इंसानों को अपने छल में फंसा के पानी तक ले जाती है, क्योंकि एक बार छलावा पानी तक पहुंच गया उसके बाद उसकी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है और फिर वो अपने असली रूप में आके इंसान को जान से मार डालता है। अनिल ये बातें अच्छे से जानता था, इसलिए उसने अपने पीछे खड़ी उस बिल्ली को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने लगा। पर छलावे का खेल इतना खतरनाक होता है कि इंसान चाह कर भी उससे जल्दी निकल नहीं पाता। वैसे तो उस बस अड्डे से अनिल का घर बस आधे घंटे की दूरी पर था, पर आज उसे घंटों बीत चुके थे और वो बार बार उसी जगह पर चक्कर काट रहा था, उसी जगह पर जहां उसे वो छलावा दिखा था। और वो बिल्ली अब भी उसके पीछे ही थी, मानो वो छलावा अनिल के थकने का इंतजार कर रहा हो ताकि वो उसके ऊपर अपनी पकड़ और मजबूत कर सके। वहीं अनिल वहां हैरान परेशान सा खड़ा ये सोच रहा था कि आखिर वो इस मुसीबत से बाहर कैसे निकले। तभी उसे ताऊ जी की कही बात याद आई। अनिल बेटा, बस एक बात हमेशा याद रखना, संकट कटे मिटाए सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। ताऊ जी की बात याद करके मानो अनिल के अंदर एक नई ऊर्जा सी पैदा हो गई। उसने अपने हाथ जोड़े और हनुमान जी का जयकारा लगाना शुरू कर दिया। पवन पुत्र हनुमान की जय, संकट मोचन हनुमान की जय, श्री राम दूत हनुमान की जय। उस जयकारे के बाद जब अनिल ने अपनी आंखें खोली तो मानो हवा का रुख ही बदल गया था और उसके सामने बैठी बिल्ली अब कहीं नहीं दिख रही थी। अनिल ने एक बार फिर से हनुमान जी का धन्यवाद किया और सीधा अपने घर की ओर चल दिया। पर वो अपने घर के पास पहुंचा ही था कि उसे अपने घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े दिखाई दिए। और जब वो घर पर पहुंचा तो सामने उससे अपनी पत्नी और बेटे के बगल में बैठी हुई भाभी देखी। उसकी भाभी फूट फूट कर रोए जा रही थी। तो अनिल अपनी पत्नी के पास गया और उससे बोला, बबीता, ये सब क्या हो रहा है और भाभी यहाँ क्या कर रही हैं? आधे घंटे से ये तमाशा चल रहा है, पता नहीं क्या चाहती हैं। बार बार हमसे अपने घर चलने को कह रही हैं। इससे पहले कि अनिल कुछ बोल पाता उसकी भाभी कविता ने कहा, अनिल, तुम्हारे भैया की हालत बहुत बुरी है। उनके पास बहुत कम समय बचा है। वो बस तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आखिरी बार देखना चाहते हैं। मैं मानती हूँ हमने तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और शायद मुझे इसकी सजा भी मिल चुकी है। तुम्हारे भैया आखिरी सांसें ले रहे हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। उन्हें तुम लोगों को एक आखिरी बार देख लेने दो। भाई के प्रेम में तो लक्ष्मण जी ने भी अपना घर त्याग दिया था और ये तो अनिल था। तो वो अपनी पत्नी और बेटे को लेकर भाभी के घर चल पड़ा। भाभी कविता की बातें सुन के उसका दिल पसीज गया था। तो थोड़ी ही देर में वो लोग वहां पहुंच गए, पर घर के अंदर पहुंचते ही कविता ने दरवाजा बंद कर दिया, जिसके बाद अनिल और उसके परिवार के सामने बस काला अंधेरा था। ये क्या हो रहा है? हमें कुछ दिख क्यों नहीं रहा? भैया, भाभी। तभी अचानक से उस कमरे में रोशनी जली और उसके बाद उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। उस कमरे की चारों दीवारों पर टोटके लगे हुए थे और तो और कुछ चीजें तो छत से भी नीचे झूल रही थी। वो लोग उस कमरे को देखे ही जा रहे थे कि तभी उनकी नजर नीचे पड़ी
वो तीनों एक गोल घेरे के अंदर थे और उनके ठीक सामने एक हवन कुंड था जिसके ऊपर एक इंसानी खोपड़ी रखी हुई थी और उनके ठीक सामने भाभी खड़ी थी जिनके सारे बाल उनके चेहरे पर आ चुके थे, मानो अब वो कोई विकराल रूप धारण करने वाली हो। तभी अनिल को अपने बड़े भाई की आवाज आई। कमाल हो तुम भी। अरे तुमने ऐसा क्या कर दिया कि ये खुद ब खुद तुम्हारे साथ चले आए? भाई सुनील कमरे में बाईं तरफ बैठा था और वो बिल्कुल ठीक था। अनिल को समझ आ चुका था कि उसकी बेवकूफियों ने आज उसे और उसके परिवार को मौत के मुंह में लाकर खड़ा कर दिया है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी भाभी की आवाज सुनाई पड़ी। भूख लगी है, अब मैं खाऊंगी। कविता भाभी ने इतना कहा ही था कि तभी पूरे कमरे में रोशनी जलने बुझने से लगी और सामने रखा हवन कुंड तेज लपटों के साथ चलने लगा। उस हवन कुंड के जलते ही कविता और जोर से हंसने लगी। अब अनिल को समझ आ चुका था कि ये उसका और उसके परिवार का आखिरी वक्त है, क्योंकि यहां से अब उन्हें कोई चमत्कार ही बचा सकता था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी बाहर से एक तेज आवाज गूंजी। बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। उस जयकारे के गूंजते ही मानो अनिल और पविता की नींद सी टूटी। जैसे अपने सामने मौत को देखकर वो इस बात को भूल ही गए थे कि इससे पहले भी उन्हें संकट से बजरंग बली ने ही बचाया था। बस फिर क्या था, उन तीनों ने अपने हाथ जोड़े और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। अनिल ने अपनी पत्नी से बस सुना ही था कि हनुमान चालीसा में कितनी ताकत होती है, पर आज उसने वो ताकत अपनी आंखों से देख भी ली थी। उसके बाद तो उसकी भाभी की हालत ऐसी हो चुकी थी कि अब वो पहचान में भी नहीं आ रही थी। वहीं उसका बड़ा भाई सुनील अपनी जगह पर ज्यों का त्यों अवाक सा बैठा हुआ था। उसके बाद अनिल, बबीता और मन्नू जैसे ही घर के बाहर निकले, उन्हें बाहर ताऊ जी खड़े मिले। ताऊ जी, आप यहाँ? आप तो आज दूसरे गांव में रुकने वाले थे ना? हाँ, पर मुझे तेरे भैया भाभी पर शक था कि वो आज कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे, और शायद मेरा शक सही था। हाँ ताऊ जी, आज ऐसा लगा मानो हम मौत के मुंह पर खड़े थे, पर फिर ना जाने किसी ने बाहर से हनुमान जी का जयकारा लगाया। ऐसा लगा मानो हम नींद से जाग गए हों। उस जयकारे को सुनने के बाद हमने हनुमान चालीसा शुरू कर दी और फिर एक ही जयकारे में भाभी बैठे बैठे आग में जल उठी। मैंने कहा था ना, हनुमान जी का जयकारा बड़े से बड़े संकट को दूर कर देता है। पर ताऊ जी, वो जयकारा आपने ही लगाया था ना? और कल रात भी आप ही थे ना जिसने बेटा, मैं तो बस एक भक्त हूं, एक जरिया। बाकी जो भी कृपा होती है वो उनकी ही होती है। और देखो, उनकी कृपा से आज तुम लोग कितनी बड़ी मुसीबत से बच गए। हाँ ताऊ जी, वो बात तो है, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिर भाभी के साथ हुआ क्या। बेटा, तेरी भाभी ने आज तुम लोगों के लिए बहुत बुरा सोचा था, इसीलिए आज वो तुम लोगों को अपने घर लेकर आई थी। शायद उसने किसी प्रेत को आज दावत पर बुलाया था। दावत पर? हाँ, तुम तीनों ही आज उसकी भेंट चढ़ने वाले थे। पर फिर क्या हुआ? जब तुम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया तो वो प्रेत बेचैन हो उठा
और लाख चाह के भी वो तुम तीनों को छू नहीं सका। इसलिए उसने अपना असर तेरी भाभी पर दिखा दिया और उसे ही अपना शिकार बना लिया। तो क्या मेरा परिवार सुरक्षित है? तेरे सर पर हनुमान जी का हाथ है बेटा, तो तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बोल पवन पुत्र हनुमान की जय।